क्या कुछ हो रहा है? क्या सारी गलती विपक्षी खेमे से हुई है? मान ले कि क्रॉस वोटिंग हुई तो भी उन लोगों को अमान्य कैसे किया जा सकता है? क्रॉस वोटिंग कर दी। मैं विपक्षी साइड से हूं और मुझे लेकिन राधाकृष्णन जी पसंद है, सीपी राधाकृष्णन जी पसंद है। मैंने अपनी वरीयता प्राथमिकता में उनका नाम पहले नंबर पर लिख दिया, तो क्या वो जीरो हो जाएगा, अवैध हो जाएगा? ऐसा तो नहीं हो सकता। खैर, किरण रिजिजू साहब इस मसले पर क्या कह रहे हैं? किरण रिजिजू साहब कह रहे हैं इंडी अलायंस, इंडिया को ये लोग इंडी अलायंस कहते हैं, इसलिए उनके बातों को ला रहा हूं मैं। कह रहे हैं इंडी अलायंस के कुछ लोगों ने अंतरात्मा की आवाज पर एनडीए प्रत्याशी को वोट किया है। रिजिजू साहब की बात सुनकर दोस्तों हंसी आती है। सवाल यह है कि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए जब मतदान गुप्त थे तो रिजिजू साहब को कैसे पता कि इंडिया के लोगों ने ही क्रॉस वोटिंग की? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि यहां भी चुनाव आयोग ने कोई गड़बड़ी की हो? यह सारे संदेह और सवाल विपक्ष की तरफ से उठ रहे हैं दोस्तों। हालांकि संविधान पर यकीन रखने वाला विपक्ष अब सीपी राधाकृष्णन को बधाई दे चुका है और उम्मीद जताई है कि वो पार्टी लाइन से ऊपर उठकर काम करेंगे। मगर जिस तरह पांचजन्य, जो आरएसएस का मुखपत्र है, आरएसएस का मुखपत्र पांचजन्य ने और वो अपनी पत्रिका यानी पांचजन को पढ़ते हुए सीपी राधाकृष्णन की खबर खुद पांचजन ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से दी है, उससे संकेत मिल रहे हैं कि आगे क्या होगा इस देश का। खैर, जहां तक बात निष्पक्ष चुनाव की है तो इस मसले पर अब ढेर सारे सवाल पूरे देश में उठ रहे हैं। आज इधर दिल्ली में देश भर के सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी यानी सीईओ के साथ चुनाव आयोग ने लंबी बैठक की है और यह बताया जा रहा है कि बिहार के बाद अब अक्टूबर से पूरे देश में एसआईआर शुरू हो सकता है। जैसे नोटबंदी के वक्त सारे काम धाम छोड़कर लोगों को बैंकों की लाइन में लगा दिया गया था, यहां तक कि नरेंद्र मोदी जी अपनी माता जी को लाइन में लगा दिए थे, वैसे ही अब फिर से सबका ध्यान इसी पर जाएगा कि किसी तरह वोटर लिस्ट में उनका नाम रह जाए, कटे नहीं। जिन कामों को बीते 75 बरस से करते रहने में कोई बिना बात हंगामा नहीं हुआ, किसी तरह का हंगामा नहीं, आपको वोटर आईडी कार्ड बनवाना बनवा लीजिए, अनवरत सब कुछ जारी है, कोई अव्यवस्था नहीं हुई, वो सब अब हो रहे हैं। अब अव्यवस्था भी है, हंगामा भी है, जबकि तकनीकी तौर पर इतनी चीजें जा चुकी हैं कि काम आसान हो सकता है, काम आसान किया जा सकता है दोस्तों। फिर भी लोगों को उलझा कर रखा जा रहा है ताकि जरूरी सवालों को पूछने का वक्त ही न मिले। गनीमत है कि कांग्रेस अब भी उन सवालों पर लोगों को बार बार ला रही है। आज गुजरात में थे मल्लिकार्जुन खड़गे और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से क्या कुछ कहा है, जरा सुन लीजिए। जो महात्मा गांधी जी ने देश की आजादी के लिए किया, वो बहुत बड़ा देन पूरे देश के लिए है, यह हमको सोचना होगा। महात्मा गांधी जी एक और सबको इकट्ठा करने वाले हैं। जूनागढ़ से लेकर हैदराबाद स्टेट तक जो आजादी के वक्त वो ये चाहते थे पाकिस्तान ज्वाइन होना, यही इसी धरती पे जूनागढ़ से लेकर मैं जिस जगह से आता हूं हैदराबाद एरिया, ये लोग पाकिस्तान ज्वाइन होना चाहते थे। लेकिन वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने मिलके सारे देश के जितने भी छोटे मोटे रजवाड़े थे 565 या कुछ टोटल, उनको एक बनाया। वो महापुरुष भी इसी गुजरात का है। जो आजादी दिलाया वो भी गुजरात का ही है, जो एक किया सबको वो भी गुजरात का है। ये दो महत्व व्यक्ति हमारे कांग्रेस में पैदा हो गए, लेकिन आपने दूसरे दो दिए हमको। अरे क्यों हंस रहे, अभी मैं कुछ बोला ही नहीं, लेकिन दूसरे आप दो दिए। जो आजादी गांधी जी ने हमको दिलाई वो आजादी के खिलाफ और स्वतंत्रता के खिलाफ, संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं या नहीं? वो भी कहां के हैं? वो भी गुजरात की है। और एक है दूसरा आदमी, सब कुछ मुझे ही होना, होम मिनिस्ट्री मुझे ही होना,
फाइनेंस मिनिस्ट्री में से मुझे ही होना, कोऑपरेशन मिनिस्टर्स में मुझे ही होना, सब कुछ लॉ एंड ऑर्डर मुझे कंट्रोल में होना, यहां तक अगर चांस मिला तो आर्मी भी मेरे कंट्रोल में होना। बोलने वाला व्यक्ति, संविधान को ध्वंस करने वाला व्यक्ति और लोकतंत्र को खत्म करने वाले लोग भी, वो दो लोग भी यहीं के हैं। इनके खिलाफ आपको लड़ना है, उसूलों के खिलाफ, व्यक्ति के खिलाफ नहीं। तो व्यक्ति के खिलाफ नहीं, यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे जो बात रख रहे हैं वो साफ साफ गुजरात में जाके दो गुजरातियों की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बात कर रहे हैं। सीधा हमला यहां पर प्रधानमंत्री और अमित शाह के ऊपर मल्लिकार्जुन खड़गे का। कांग्रेस यहां किसी भी तरह अपनी खोई हुई जमीन को पाने की कोशिश कर रही है, मेहनत खूब कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ गुजरात की जब बात आती है तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह थोड़ा सख्ते में आ जाते हैं, वहां अगर कोई तीसरा दिखाई देता है। लेकिन तीसरी तरफ अगर देखा जाए तो बात संविधान की भी हो रही है। जिस संविधान को बदलने की कोशिश बरसों से बीजेपी कर रही है, उसकी ताकत को आज सुप्रीम कोर्ट ने नए सिरे से रेखांकित कर दिया है। दोस्तों, आप जानते हैं कि इन दिनों सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की संविधान पीठ राष्ट्रपति और राज्यपालों की संवैधानिक शक्ति और खासकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा विधेयकों पर स्वीकृति देने की शक्ति से संबंधित 14 प्रश्नों पर सुनवाई कर रही है। और इसी दौरान चीफ जस्टिस BR गवई ने पड़ोसी मुल्कों के हालात का जिक्र किया और कहा है कि हमें अपने संविधान पर गर्व है। देखिए कि हमारे पड़ोसी देशों में क्या हो रहा है, नेपाल में भी हम यही देख रहे हैं। चीफ जस्टिस की इस टिप्पणी पर 5 जजों की संवैधानिक पीठ के एक जज जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा, हां, बांग्लादेश में भी यही हो रहा है। अब बीजेपी को यह बात अच्छी लगे या बुरी लगे दोस्तों, लेकिन सच यही है कि इस देश को संविधान ने ही बनाया और संवारा है। इसी संविधान को बचाने की जी तोड़ कोशिश राहुल गांधी और विपक्ष के उनके साथी कर रहे हैं। चाहे पहले की भारत जोड़ो यात्राएं हो या अभी वोटर अधिकार यात्रा या वोट चोरी रोकने की मुहिम, राहुल गांधी हर मोड़ पर आम आवाम के हक की ढाल बनकर खड़े हो रहे हैं। यह बात बीजेपी को चुभ रही है। और अभी बिहार में 1 दिन का बंद एनडीए ने करवाया क्योंकि पीएम मोदी की मां के लिए अपशब्द कहे गए, लेकिन जनता बीजेपी की इस चाल में नहीं आई। तो बिहार के बाद अब राहुल गांधी का निजी तौर पर विरोध हो रहा है। आज राहुल गांधी रायबरेली पहुंचे तो वहां उनके काफिले को रोका गया। राहुल गांधी वापस जाओ की तख्तियां दिखाई गईं, लेकिन राहुल गांधी ऐसे हमलों से विचलित नहीं होते हैं। राहुल गांधी ने साफ कह दिया कि जिसने वोट चोरी की है उसे गद्दी छोड़ना ही होगा, और यह नारा अब पूरे देश में चल रहा है। तो एक तरफ संविधान की ताकत, दूसरी तरफ वोट चोर गद्दी छोड़, और यह नारा भी बुलंद इसलिए हो रहा है क्योंकि संविधान की ताकत है। और तीसरी तरफ संवैधानिक पीठ, 5 जजों की संवैधानिक पीठ जो बात कहे, जो जिस मसले पर चर्चा कर रही है वो मामला है राष्ट्रपति और राज्यपालों के अधिकारों का, अधिकार क्षेत्र का। और इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 14 सवाल पूछे, उन सवालों का जवाब भी सुप्रीम कोर्ट ढूंढ रहा है। और इन सबके बीच सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बोल रहे हैं कि यह हमारे संविधान की ताकत है कि हमारी स्थिति आज की तारीख में नेपाल या बांग्लादेश की तरह, और उसमें जोड़ें तो श्रीलंका की तरह नहीं है, पड़ोसी मुल्कों की तरह हमारी हालत नहीं हो गई है। लेकिन इसके कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब साफ साफ है कि जिस संविधान पर आपकी नजरें हैं, जिस संविधान को आप बदलना चाहते हैं, उस संविधान को अगर आप कमजोर करेंगे तो हमारे देश की स्थिति भी और आपकी स्थिति भी वही हो सकती है जो केपी शर्मा ओली की हुई, जिन्हें देश छोड़कर भागने के लिए मजबूर होना पड़ा, गद्दी छोड़नी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट आग के हवाले, राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति का आवास आग के हवाले, मैं बात कर रहा हूं उधर नेपाल की, प्रधानमंत्री आवास आग के हवाले, जेलों, कई जेल तोड़ दिए गए, मीडिया संस्थान जला दिए गए, और ये सब नेपाल जैसे एक छोटे से देश में हुआ, राष्ट्र में हुआ। सड़कों पे लोग देखिए आप, युवाओं का हुजूम है, ये आप देख रहे हैं। और ये सब बताते हुए जब हमारे देश के चीफ जस्टिस BR गवई कह रहे हैं कि हमारे देश की संविधान की ये ताकत है, तो फिर चुनाव आयोग को भी सोचना चाहिए कि इस संवैधानिक ताकत को आखिर आप कमजोर क्यों कर रहे हैं। चुनाव आयोग इस ताकत को कमजोर कैसे कर रहा है, उसका नमूना आपने कल के उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी देखा, उसका नमूना आप SIR में भी देख रहे हैं। और उसके साथ साथ उधर राहुल गांधी, इधर मल्लिकार्जुन खड़गे, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, तमाम नेता
सड़कों पे यही बात तो कह रहे हैं कि संविधान के साथ मत खेलिए। चलिए हम जरा और अंदर जाने की कोशिश करते हैं। चुनाव आयोग ने बड़ी सी बैठक आज बुला ली, लेकिन राहुल गांधी के नए नए खुलासे क्यों बढ़ा रहे हैं बीजेपी के टेंशन, ये भी समझेंगे। और इन सब के इर्द गिर्द संविधान की महत्ता को, संविधान के इंपॉर्टेंस को क्यों बता रहा है सुप्रीम कोर्ट, उसमें भी चीफ जस्टिस बी आर गवई